अस्सलामुअलैकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के बावजूद अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, जबकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई करता है। ऐसे में ये जो कशीदा सूरत हाल बन रही है, इसके बाद मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे और इस सारे मामले को हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे खित्ते के मुस्लिम ममालिक के आला सियासी ओहदेदारान इस वक्त एक दूसरे के ममालिक में दौरे कर रहे हैं। इन दौरों के बाद क्या तिजारती लिहाज से कोई फ़ायदा मिल सकता है, और क्या एक ब्लॉक जो मुस्लिम ब्लॉक बनने के हवाले से मुख्तलिफ खबरें मिल रही थी, क्या उस हवाले से काम तेज़ होता दिखाई दे रहा है? इस मामले पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे अमरीकी पाबंदियों के खात्मे के बाद पाकिस्तान क्या ईरान से तेल ले सकता है, और पाकिस्तान में क्या तेल और गैस सस्ता होने जा रहा है, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है, इसको प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान MOU पर दस्तखत के बावजूद अमेरिका ईरान कशीदा सूरत हाल बनती जा रही है। अमेरिका की जानिब से ईरान के फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से, और ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा दिखाई दे रही है। सारे मामले पर बात करते हैं। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, एयर कमोडोर रिटायर्ड। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, एक तरफ मुआहदे के करीब समझे जा रहे थे कि MOU पर दस्तखत हो गए और अब 60 डेज़ के बाद एक प्रॉपर मुआहदा भी हो जाएगा, लेकिन अमेरिका की जानिब से जो ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या जाहिर करते हैं कि मुफाहमत के बावजूद इस किस्म के हमले? जी, बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका, और इमरान साहब आपने इनवाइट किया है। जी देखिए, ओवरऑल तो मुआहदा हो गया या MOU हो गया, लेकिन इस मेरे लिए इतना सीरियस कंसर्न इसलिए नहीं है कि दोनों साइडों के पास अपना अपना लीवरेज है और अपना अपना एडवांटेज है। दोनों साइडें चाहती हैं कि अपने जो प्रो गवर्नमेंट लोग हैं उनको भी, और ख़ास तौर पर जो अपोजिशन है उनको भी बताया जाए कि टेक होम ट्रॉफी हमारे पास है। टेक होम ट्रॉफी का मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं वो। अब हम क्लियर हैं कि अमेरिका का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट था, इजराइल का बिल्कुल डिफरेंट था। वो कन्वर्ज नहीं हो पाया। अमेरिका चाहता था कि शॉर्ट वॉर हो, वीकेंड ईरान हो और एक फेवरेबल डील हो जाए। ये अमेरिका का मैंडेट था। ऑलमोस्ट इनहाइलेटेड ईरान हो, ये इजराइल का था, और फॉलोड बाय न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी खत्म किया जाए, ये इजराइल का था। वो नहीं हो सका। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये रियलाइज हो गया है कि मुझे इस्तेमाल किया गया है, और अगर मैं जितना प्रोलॉन्ग करूंगा अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी पार्टी की पॉपुलैरिटी, ग्लोबल प्राइसेस, ग्लोबल इकोनॉमी कॉम्प्रोमाइज होती जाएगी। तो आई थिंक उन्होंने सबक सीख के बाद अब वो एग्रीमेंट पे जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा, मेरा मानना यह है कि ईरान को उनकी तवक्कुआत, या कम से कम मेरी तवक्कुआत से ज्यादा इंसेंटिवाइज कर दिया गया। उनकी ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें मान ली गई हैं जो वो डिमांड कर रहे थे, ताकि वो जंग में ना जाए। लेकिन इजराइल का सर्वाइवल इसी में है, प्राइम मिनिस्टर इजराइल का, कि वो जंग जारी रखें। उनके लिए ये एग्जिस्टेशनल थ्रेट है पीस होना, क्योंकि अगर अमन हो गया तो फिर उनको इलेक्शन कराना पड़ेगा अक्टूबर में। अगर वो हार जाते हैं तो उनके मुकदमे खुल जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म जो एस्केलेशन आप देख रहे हैं बढ़ती है, एक दो शिप्स पे अटैक होता है। आखिरी बात इसके ऊपर मैं कह के क्लोज करना चाहूंगा कि ईरान ये चाहता है कि इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई भी वायलेशन अनचेक ना जाए, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा लीवरेज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ही है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक न्यू नॉर्मल बन गया कि जहाज गुजर गए, ईरान को पता ना लगा या चेक ना किया, तो फिर उसको डील करते वक्त, मैनिफेस्टेशन करते वक्त एग्रीमेंट की वो लीवरेज नहीं मिलेगा। तो ईरान चाहता है कि जीरो टॉलरेंस हो किसी भी वॉलेशन की, ताकि बाद में वो एज ए लीवरेज यूज कर सके। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आप खुद भी क्योंकि माशाल्लाह एयर कमोडोर रहे हैं, ये जो अमरीकी पायलट ने दावा किया है कि इजेक्ट होते वक्त उन्हें ईरानी ड्रोन्स एक साथ जो है वो बिल्कुल जेली फिश की तरह नज़र आए, तो इस इंकशाफ पे आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ही ईरान इतनी इस टेक्नोलॉजी में तरक्की कर चुका है, या खौफ के मारे उन्हें ऐसा महसूस हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 2 हफ्ते पहले ही, मैं इसलिए मेरे लिए इंकशाफ नहीं था कि मैंने 1 महीना जंग के दौरान रिसर्च की थी। 2 हफ्ते पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड की थी अपने नाम से, चैनल है मेरा उस पर, और उसका टाइटल यही था, हाउ ईरान टारगेटेड F-35। एग्जैक्टली यही था। और मैंने रिसर्च करने के बाद जहां तक मेरी पहुंच थी, मैं वेरीफाई भी किया कि डाटा मेरा ठीक है। ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी जो उन्होंने जहाज को मारे, और मैंने उसमें भी यही अर्ज किया था। वो लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, आप शायद आपके पास टाइम ना हो आज, लेकिन उसमें भी मैंने यही कंक्लूड किया था कि ईरान ने अनकन्वेंशनल तरीका इस्तेमाल किया है। पायलट्स को वार्निंग नहीं मिली, क्योंकि आमतौर पर जब आप मिसाइल जमीन से फायर करते हैं सरफेस टू एयर, एयरफोर्स तो उनके पास इतनी थी नहीं,
जब जमीन से फायर करते हैं तो रेडार ट्रांसमिट करता है, जिससे जरिए आप अपना फायर करते हैं मिसाइल। तो ईरान ने रेडार ट्रांसमिशन नहीं की, उन्होंने पैसिव लर्निंग, ऑडियो और हीट जो इंजन की होती है उससे ट्रायंगुलेशन करके उन जहाज़ों को पता लगाया है अप्रॉक्सीमेट लोकेशन पे, फिर उन्होंने मैसिव फायरिंग की है। और जो मिसाइल गए हैं वो जाहिर है एयर में जाकर उन्हें जहाज के करीब जाके जो इंजन की हीट होती है उसको हम IR सिग्नेचर कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, उसको लॉक किया है और उसको हिट किया है। तो मेरा भी मानना वही था, उसमें भी मैंने यही कहा, डॉक्यूमेंट्री आपके व्यूअर जो इंटरेस्टेड है उसमें ज्यादा डिटेल्स दे सकते हैं, लेकिन ये उनकी बात ठीक है कि ईरान ने अनकन्वेंशनल मेथड से उनको मारा है, जिसके अंदर उनके अंदर जो रेडार वार्निंग रिसीवर जहाज के अंदर पायलट को वार्निंग देता है उसको एक्टिव होने का उतना टाइम नहीं मिला जो नॉर्मली होता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ईरानी हमलों के बाद होने वाले नुकसानात के बाद अमेरिका जो इस बात पे गौर कर रहा है कि खलीजी ममालिक से अपने फ़ौजी अड्डे जो हैं वो मुंतकिल कर दिए जाएं, और ये भी ज़ेर बहस है कि वो अड्डे कुछ उनमें से इसराइल मुंतकिल कर दिए जाएं। तो कुवैत और सऊदी अरब में अगर वाकई ही अमेरिकी जो फ़ौजी हैं उनकी तादाद में कमी होती है तो सारी सूरत हाल के आप क्या समझते हैं मिडल ईस्ट पे क्या असरात होंगे? अभी तो ये खबरों में ही आ रहा है कि अमेरिका अड्डे शिफ्ट कर रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो शिफ्ट करना चाहेगा। देखिए उसका तो बहुत बड़ा लीवरेज है मिडल ईस्ट के अंदर, उसको तो बहुत ज्यादा उसने डिपेंडेंसी पैदा की हुई है मिडल ईस्ट के मालिक को अपने ऊपर। जितना वो लीवरेज ज्यादा रखेगा उसका फुटहोल्ड रहेगा। ये ज़हन में रखिए इमरान साहब कि दुनिया में तकरीबन 712 एयर बेसिस, अड्डे और इंस्टॉलेशंस हैं अमेरिका की आउटसाइड USA। सोवियत यूनियन की 5 है, चाइना की 1 है जिबूती में। तो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस 712 हवाई अड्डे और बेसिस और नेवल स्टेशन होने का क्या मतलब है? अमेरिका क्यों चाहता है पूरी दुनिया में? वो चाहता है कि मैं सुपर पावर हूं। फिर अमेरिका को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि दुनिया का मिलिट्री स्पेंडिंग का 41% अमेरिका अकेला खर्च करता है। वो क्यों करता है? ग्लोबल हेजमोनी के लिए, अपने डिजाइन के लिए। फिर ये भी ज़हन में रखिए कि जो 10 टॉप के मुल्क हैं अमेरिका के बाद, उन सबका जमा भी कर लें डिफेंस बजट तो अमेरिका का फिर भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अपने डिजाइन है, वो बाय डिजाइन दुनिया में फैला हुआ है 712 एयर बेसिस और स्टेशन, नेवल स्टेशन की शक्ल में। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि विड्रॉ करना चाहेगा। नंबर 1। मेरा तो मानना ऑपोजिट है कि मार्को रूबियो को भेजा ही मिडल ईस्ट में इसलिए गया है कि वो जाकर अरब मुल्कों को कन्विंस करे और उनको ये अश्योर करवाए कि हमारी ये जो अभी फायर हुए हैं उनके अड्डों पर, जो डिस्ट्रक्शन हुई है, उनको हम मौजूद हैं, हम अभी भी बहुत बड़ी सुपर पावर हैं, हमने 1.825 ट्रिलियन कर देना है बजट, हम आपको बचाएंगे, ताकि फुटहोल्ड उनका लूज ना हो। मेरा मानना तो ये। अच्छा सर, यही सवाल मैं अगला आपसे करने जा रहा था कि खबरें ये भी हैं कि असल में सऊदी अरब समेत कुछ ममालिक अब अमरीकी अड्डे नहीं रखना चाहते या कम करना चाहते हैं, और मार्को रूबियो जो हैं वो उनको यही यकीनदानी कराने गए थे। तो क्या वाकई ही ऐसी इतलात हैं आपके पास कि सऊदी और या कुछ दूसरे ममालिक इन अड्डों से जान छुड़ाना चाहते हैं? अब ये बिल्कुल वैलिड आपकी ऑब्जर्वेशन है। इसको मैं सपोर्ट इस तरह करूंगा कि अब मुल्कों पर बड़ा प्रेशर है। तमाम जो जिन पर हमले किए ईरान ने, वो एथिक्स मोरालिटी से हट के सिर्फ मिलिटरी एंगल से मैं बात कर रहा हूं कि जिन अड्डों पर हमले किए उन मुल्कों के लोगों पर खास तौर पर, क्योंकि उस तरह मीडिया आजाद नहीं है वहां पे मोस्टली मुल्कों के अंदर, वहां पे एक बहुत ज्यादा फीलिंग है ऑफ एंगर, डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन कि क्यों हमारे मुल्कों पर हमले किए गए, हमारे एयरपोर्ट क्यों बंद किए गए, हमारा टूरिज्म बंद कर दिया, हमारी होटल इंडस्ट्री को इफेक्ट हुआ। तो हमारा क्या था? हम तो लेना देना कुछ नहीं था। हमारे लीडर्स, शायद अब एहसास हुआ कि हमारे लीडर्स के फैसले ऐसे थे जिसकी वजह से यह नुकसान हुआ। तो आई थिंक ये रिजेंटमेंट वाला एलिमेंट तो जरूर है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इमरान साहब, आप एग्री करेंगे कि अमेरिका का स्टेक कितना है, ऑब्लिगेशन कितनी है इन मुल्कों के साथ, उनके एसेट्स उधर कितने हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं, उनकी एग्रीमेंट्स क्या कहते हैं, डिफेंस प्रोडक्शन का क्या कुछ वो दे चुके हैं। तो ये सारे का सारा डिपेंडेंट होगा कि कितना ज्यादा निकल पाते हैं वो, कितना इफेक्टिवली डिसएंगेज कर पाते हैं। आई थिंक उस पर डिपेंडेंट होगा जी। अच्छा सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। सीनियर सहाफिया जावेद चौधरी साहब, उनका दावा आपने भी सुना होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के जितने डेंटिस्ट थे वो इसराइल और मोसाद के ज़ेर कंट्रोल थे, यानी इसराइली एजेंट थे, और उनके ज़रिए से उन्होंने उनके दांतों के नीचे कुछ चिप लगवाई हुई थी जिनकी मदद से अमेरिका ने उनको हलाक किया या उनको शहीद किया, और पाकिस्तान ने जो है वो फिर उनको बताया कि ये सारा काम हो रहा है और चिप कैसे निकालनी है। क्या इस दावे पे आप क्या तबसरा करेंगे सर?
मेरे लिए तो न्यूज आइटम है, मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई डाटा है नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि इजराइल की कैपेसिटी क्या है, डेफिनेटली आपने देखा होगा उन्होंने जो सिम्स थी वो बड़ी इंस्टॉल की हुई थी, उन्होंने जो बीपर टेलीफोन्स थे उनमें उन्होंने डिवाइसेस लगा दी हुई थी, बहुत ज्यादा मसायद का नेटवर्क है। मैं मिसालों से सपोर्ट इनडायरेक्टली एग्रीमेंट और नॉट एग्रीमेंट पे तो मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन पिछली जंग जो जून 2025 में हुई थी, आप रिकॉल करेंगे कि जो ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ड्रोन्स ईरानियन एयर स्पेस के अंदर ही से हमले करके मारे गए थे, ईरानियन एयर डिफेंस को, यानी बाहर से हमले नहीं हुए थे उन पर। वो किसने किए थे? वो मोसाद के एजेंट्स ने किए थे जिन्होंने ईरान की सरजमीन के अंदर जगह बना ली हुई थी। ये भी आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं कि ईरान का जो जोग्राफिया है तकरीबन 70 गुना इजराइल की निस्बत ज्यादा है। तो इतना बड़ा रकबा जाहिर है ईरान ने उस तरह मैनेज नहीं किया, कोमिंग नहीं किया, स्कैन नहीं किया। इजराइल के एजेंट थ्रू मोस्ट ऑफ द इंडियन लेबर जो गई थी चाबहार पोर्ट के, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इंडिया के तमाम लेबर जो स्पाई थे, लेकिन अंडर द गार्ब ऑफ दोज इंडियन जो वर्कर थे उसमें मसाद ने या इंडियन सपोर्ट से, हुकूमत सपोर्ट से वहां पेनिट्रेट करवाए और उनके अंदर इस हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए कि ड्रोन्स विद इन ईरान लॉन्च किए गए। ये मैं कंफर्म कर सकता हूं कि उस जंग के फौरन बाद ईरान ने बहुत एक्सटेंसिव कोमिंग और स्कैनिंग की थी और बहुत ज्यादा उन्होंने पकड़े थे और कैफे किरदार तक पहुंचाए थे, वो उनका दायरा मसला है। लेकिन ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बहुत ज्यादा हुआ था पिछली जंग और फिर वो फॉलो अप हुआ इस जंग के अंदर। जी लेकिन सर खबरें तो ये भी हैं कि स्विट्जरलैंड में भी इसराइल को इस तरह का काम करने जा रहा था, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसीज ने फिर उनकी हेल्प की और उनको बचाया। नहीं, मैं इस पे कोई कमेंट, मेरे पास डाटा नहीं है तो फिर भाई न्यूज़ पे तो मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है टू वेरीफाई एंड कंफर्म। खालिद चिश्ती साहब, अब ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने देखा कि लीबिया और पाकिस्तान के दरमियान भी कुछ रवाबित हो रहे हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया की अरब मुसल्लह अफवाज के नायब कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा ने मुलाकात की है, जिसमें अफवाज के दरमियान अस्करी रवाबित को मजीद फ़रोग देने के हवाले से बात की गई है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? पाक लीबिया के बढ़ते हुए रवाबित किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेलेवेंस हासिल की है और अभी नहीं की, पिछले 13 महीनों में की है। मई 2025 में आपको याद होगा कि हिंदुस्तान ने जब हमला किया था तो उसने यही समझ कर किया था कि दो चीज़ों में मसला हो सकता है पाकिस्तान का। एक, हमारी या तो कैपेसिटी नहीं है और अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो हमारा हौसला नहीं होगा। हमने दोनों में दिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काबिलियत भी है, हमारा हौसला भी है। दुनिया ने देखा हिंदुस्तान न्यूमेरिकली सुपीरियर था। और मैं लास्ट ईयर भी कहा था, मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं आपके व्यूअर्स को, और मैं अक्सर कहता हूं कि आपकी काबिलियत अगर कम हो तो हौसला कंपनसेट कर लेता है, बिल्कुल, जो कि पाकिस्तान की शक्ल में था। लेकिन अगर आपकी काबिलियत ज्यादा हो और हौसला कम हो तो कंपनसेशन नहीं होती जैसे इंडिया में। तो जब हमने हौसला दिखाया और न्यूमेरिकली इंफीरियर होके भी फाइट बैक किया और एक न्यू नॉर्मल हिंदुस्तान जैसे मुल्क को नहीं बनाने दिया, तो दुनिया ने हमें रेलेवेंट जाना, पहले रीजन में जाना, इस साल जो मुज़ाकरात हमने कामयाबी से करवा दी, अब ग्लोबल जाना। तो अब दुनिया आपको इंगेज करना चाहती है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अब मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं कि विक्ट्री हैज वैल्यू एंड देन वैल्यू एड्स टू योर पावर, और फिर पावर दूसरी पावर से बात करती है। तो हमने साबित किया है जीतकर, पावरफुल होके, और दुनिया में अब रेलेवेंट हमें दुनिया इसलिए समझ रही है, वरना हम वही पाकिस्तान है। सिर्फ आपने प्रूव किया इस नेशन ने, 25 करोड़ लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने, फिर पाक फिजाइया ने जिस तरह शूटिंग की उनके जहाजों की, तो हमने एक रेलेवेंस अर्न की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए देख रहे हैं कि बहुत सारे, एक नहीं आ रहे, दर्जनों में गिन सकता हूं, और पाक फिजाइया के सरबराह से भी, CDF से भी बहुत दुनिया अब इंगेजमेंट में है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज उनको ट्रेनिंग दे, पर्टिकुलरली जो एयरफोर्स ने किया था, उस पर बहुत सारी दुनिया सीखना चाहती है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने अभी बताया भी कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे ममालिक हैं, वो पाकिस्तान से सीखना चाहते हैं, पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप बात करें तो ईरानी सदर भी आए, लिबनान से लोग आए, लीबिया से लोग आए, इस तरह से सऊदी अरब हमारे साथ मुआहदे में है, और ये भी खबरें हैं कि कुछ और ममालिक भी मुआहदा करना चाहते हैं। तो सर, आप मुस्तकबिल में हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको किस तरह से फ्लोरिश होता देखते हैं? देखिए इमरान साहब, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, मिलिट्री और एयर पावर के तौर पर दुनिया में 2 ममालिक इस्लामी मुल्क हैं जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, एवरेज अगर मैं देखूं, एक तुर्की है और एक पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मकाम है, अदर देन हम न्यूक्लियर पावर भी हैं, जो हमारा कन्वेंशनल वॉर सिस्टम, जो हार्डवेयर है, टैंक्स हैं, सबमरीन्स हैं, हमारे फाइटर जहाज GF-17 थंडर है, हमारा बहुत एज है।
और सबसे अच्छी खबर हमारे मुल्क के लिए भी और तुर्क ब्रदरान के लिए कि हमारा कोलैबोरेशन भी बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बहुत फायदेमंद हो सकती है हमारे तमाम दोस्तों के लिए जो अपनी इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी चाहते हैं। तो आई थिंक आने वाले वक्तों में पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर सकता है मुख्तलिफ जगहों पर। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी शायद कह चुका हूँ कि दुनिया में 192 मुल्कों में कोई एक भी मुल्क नहीं जिसकी एयरफोर्स ने अपना फाइटर जहाज बनाया, पाक फिजाइया ने बनाया है। उससे भी बढ़कर तो तकरीबन दुनिया में 12 मुल्क, 11 या 12 मुल्क है जो अपना फाइटर जहाज बनाते हैं मुल्क, और यहाँ एक एयरफोर्स ने फाइटर जहाज बना लिया। फिर आखिरी बात इसके ऊपर यह है कि जब आप फाइटर जहाज, खास तौर पर मैं उसकी मिसाल इसलिए लेता हूँ कि वो जाहिर है मेरे प्रोफेशन से ज्यादा करीब है, तो जब आप फाइटर जहाज किसी मुल्क को बेचते हैं तो ये 40-50 सालों का कनेक्टिविटी होती है, रिलेशनशिप होता है। अमेरिका से हमने F-16 1982 में लिए थे, आज 44 साल हो गए हम ऑपरेट कर रहे हैं उस जहाज को। तो ये बॉन्डेज होता है, इकोनॉमी होती है मिलिट्री। अच्छा सर, एक बात खास तौर से आपसे जानना चाहूँगा कि बिल आखिर सर इंडिया ने ऑपरेशन संदूर में जो लोग उस जंग में उसके हलाक हुए थे उनके नाम जाहिर कर दिए। आप क्या समझते हैं कि क्यों एक साल उन्होंने ये नाम छुपाए रखे और अब जाहिर करना, क्या उन्होंने खुद अपनी हार का एतराफ़ कर लिया? देखिए, बहुत मुश्किल होता है छुपाना सच को। मैं तो पिछले साल भी कहा और मैं बड़ा हैरान हुआ था कि उनके जो AP सिंह एयर चीफ हैं, उन्होंने जंग के तकरीबन 3 महीने बाद मीडिया पर तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 5-6 जहाज मारे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आपको 3 महीने लगे 5-6 जहाज ढूंढने में, 5 है कि 6 हैं। इमरान साहब, मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट कई दफ़ा मीडिया पर कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ कि हम जब बॉम्ब फेंक कर आते हैं किसी टारगेट पर अपने जो प्रैक्टिस के लिए, हम छुट्टी नहीं कर सकते जब तक रिजल्ट डीब्रीफ ना करें, हम अपनी गलतियां ना देखें, हम अपनी सक्सेस ना देखें। ये एयरफोर्स के चीफ है जिनको 3 महीने बाद भी ये नहीं पता था कि जहाज 5 है कि 6 है। फिर 2 महीने और गुजर गए, फिर उन्हें 10-12 कहा, फिर 10-12 पे थे। ये नहीं, उनको किसी ने यही नहीं बताया था कि 10 कह दें या 12 कह दें। फिर उन्होंने कहा C-130 भी और ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, F-16 भी हो सकता है, उनको यही नहीं पता था। तो उन्होंने खुद अपनी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज कराई। यहाँ पे पाक फिजाइया के उसी रात अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चैनल पर बताया था विद द एबल गाइडेंस फ्रॉम द एयरफोर्स। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनको बताना पड़ता है, सच छुप नहीं सकता। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि इंडिया को चाहिए कि मूव ऑन कर जाए, एक्सेप्ट कर लें अपना नुकसान, और जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे दुनिया आपको भूल जाएगी आपके नुकसानात को और आगे चल पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन चलें फिर भी अपने नुकसानात का एतराफ़ कर रहा है भारत, ये भी बहुत बड़ी बात है। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तजिया कर सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान की आला क़यादत के बाहमी दौरों का सिलसिला जारी, ताबुन बढ़ने के इम्कानात, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ईरानी और पाकिस्तान की आला सियासी क़यादत के दौरों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ईरान का दौरा करने जा रहे हैं और ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की तदफीन में शिरकत के लिए वो ईरान जाएंगे, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा भी आने वाले महीने मुतवक्के है। इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इन दौरों के सिफारती लिहाज से पाकिस्तान को मज़ीद क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। सारे मामले पर बात करते हैं। जावेद मलिक साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद है। जावेद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान का दौरा और उसके बाद तुर्किया का दौरा करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं आप इन दौरों को और क्या सिग्निफिकेंस आपको नजर आती है? जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहब, आपको भी, इमरान साहब को, देखने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जिस बेहतरीन महारत के साथ सफारतकारी के मैदान में अपना जो है वो नाम बनाया है, गुज़िश्ता तकरीबन मैं समझता हूँ तकरीबन 1 साल से हमारी जो डिप्लोमेसी है वो काफ़ी बेहतरीन अंदाज में चलती रही, और बिलखुसूस पिछले 3-4 माह में जब से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिस अंदाज में पाकिस्तान ने इस खित्ते के तमाम ममालिक को इंगेज किया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सफारती तारीख का एक सुनहरा बाब है। आपने जिक्र किया वज़ीर आज़म के दौरे का। यकीनन वज़ीर आज़म जो हैं वो तुर्की भी जाएंगे और इसके साथ साथ आई थिंक ईरान में भी वो जाएंगे। ईरान के सदर भी अभी आए हुए थे, आपने देखा था कुछ दिन पहले, उससे स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान जो था, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल साहब की इंटरेक्शन जो थी वो कतर के वज़ीर आज़म के साथ, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट US के साथ और ईरान के जो अहलकार हैं उनके साथ हुई। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान को हर तरफ अप्रिशिएट किया जा रहा है, और डिप्लोमेसी और सफारतकारी का असल में
तो यही एक महवर होता है कि आप खित्ते में भी और दुनिया में भी तमाम ममालिक के साथ अपनी रिलेशनशिप को उस्तवार भी करें, उसमें बेहतरी भी लेकर आएँ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं खित्ते में पाकिस्तान की प्रेजेंस की, और बिलखुसूस इस्लामी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक मुनफरिद मकाम पहले भी रखता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह से पाकिस्तान ने महारत के साथ, दानिशमंदी के साथ एक बहुत ही टाइट रोप थी जिसमें इक्विलिब्रियम बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि ईरानी सदर का पाकिस्तान आना, फिर अब वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पहले ईरान और फिर तुर्किया का दौरा, फिर अगले माह सदर जरदारी साहब जो हैं वो भी ईरान के दौरे पे जा रहे हैं। तो दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये खबरें हैं कि वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान ईरान के साथ तेल के हवाले से एक बड़ी डील जो है वो मुतवक्की है। दूसरा सर ये कि ये जो मुस्लिम ममालिक जिससे आपने ख़ुद भी जिक्र किया, मुस्लिम ममालिक और ख़ास तौर पे खित्ते के मुस्लिम ममालिक हैं, क्या वाकई ही इन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब इत्तेहाद नागज़ीर हो चुका है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इत्तेहाद का एहसास तो सबको था, यानी तमाम ममालिक को पहले इस चीज़ का एहसास था कि हमारे दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हर मुल्क की अपनी इंटरेस्ट होती हैं। अगर आप देखें ईरान का जिक्र कर रहे हैं आप, तो ईरान की रिलेशनशिप इंडिया के साथ भी थी, आपको याद होगा माजी में जब हमने यहाँ पे सी पैक और गवादर पोर्ट बनाने की बात की चाइना के साथ मिलके, तो आपको याद होगा ईरान हिंदुस्तान के साथ मिलके चार बहार का पोर्ट उसने बनाना शुरू कर दिया। तो अब वो हर मुल्क की अपनी इंटरेस्ट होती हैं, वो मतलब अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चलता है। एक तो आपके बाहमी तौर पर इस्लामी दुनिया के अंदर इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद तमाम मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी देखते हैं। अब हम देख रहे हैं इस जंग के बाद गालिबन ईरान को भी एहसास हुआ होगा कि हिंदुस्तान उसका पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा कि जो सेकंड इन कमांड हैं ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के, वो हिंदुस्तान के कुछ रहनुमाओं से मिल रहे थे। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर मुल्क जो होता है वो तमाम ममालिक के साथ अपनी रिलेशनशिप रखता है, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको किसी एक मुल्क के साथ मरकूज ना करें। यकीनन हम जो हमें चाहिए अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी रिलेशनशिप डेवलप करें। हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो अहम तरीन सतून है वो पाकिस्तान। जी मलिक साहब, तेल की डील के हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? क्या वाकई ही पाकिस्तान ईरान के साथ कोई बड़ी डील करने जा रहा है? इमरान भाई, मेरी नज़र में अभी तक मामलात, वो कहते हैं ना कि अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जब तक ये मसला कंप्लीटली सेटल नहीं होगा, ईरान के ऊपर लगाई गई सैंक्शंस जो हैं वो कंप्लीटली लिफ्ट नहीं होंगी। ऑफ कोर्स 60 दिन का एक मॉरिटोरियम है, यानी एक उन्होंने कहा है कि हम इसको टेम्परेरी लिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा अभी कुछ दिन, अभी आज ही बल्कि कल, ईरान ने हमला दोबारा कर दिया एक सिंगापुर फ्लैग शिप के ऊपर। तो इसके नतीजे में जब तक ईरान की तरफ से इस चीज की एश्योरेंस नहीं होगी कि वो अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बदल कर बजाय जंग के रास्ते को छोड़कर वो अगर अमन की खलीजी ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनकी जानिब से जो राब्तों का सिलसिला जो तेज़ हुआ है, हमने देखा कि यूएई का भी ईरान के साथ राब्ता हुआ है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो परवाजें बहाल होने जा रही हैं 1 जुलाई से। बिल्कुल, तो आप समझते हैं कि बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद वाला आगे मंजर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, बहुत अहम चीज़ जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि ईरान, ये जो हमारी तकरीबन मीडिएशन पाकिस्तान जिसको लीड कर रहा है अभी भी, उसमें कतर का आना जो है, मैं समझता हूँ वो इस चीज़ का बहुत वाज़ेह सबूत है कि इस खित्ते में देरपा अमन के लिए ज़रूरी है कि खलीजी ममालिक के कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जाए। आपने देखा कि जो स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हुए थे उसमें 4 झंडे थे, एक झंडा ऑफकोर्स कतर का था और पाकिस्तान का, और फिर ईरान और अमेरिका का। तो मैं समझता हूँ कि खलीजी ममालिक की जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस की जाए, अगर की जाती हैं, क्योंकि ईरान ने अनफॉर्चुनेटली उन पे जो हमले किए थे वो गैर मुनासिब थे। अब वो उस चीज़ पे अगर नज़रसानी करेंगे और वो समझते हैं कि इस खित्ते में मौजूद जो तमाम ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक के दरमियान बाहमी इत्तेहाद होगा, तो दोनों अतराफ की तरफ से अगर इस चीज़ का इदराक हो, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो मैं समझता हूँ ये ज़रूर मुमकिन है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इस जियो पॉलिटिक्स के अंदर ममालिक जो हैं वो अपने फैसले अपने जो नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक करते हैं, वो किसके साथ अलाइन होते हैं वो उसके साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। इकोनॉमिकली मैं समझता हूं पाकिस्तान की गल्फ ममालिक के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होनी चाहिए, और वो है भी। और इसका बहुत बड़ा मजहर ये है कि इस पीस प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान और कतर मिलकर, जो कि खलीजी मुल्क है, मिलकर इस मसले का हल तलाश कर रहे हैं। मलिक साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह खुद डिप्लोमेट भी रहे हैं, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, चीज़ों को बड़े जो है गौर से देखते हैं, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान का
अब आप क्या किरदार समझते हैं कि ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट को लेके जीसीसी ममालिक हों एक तरफ, दूसरी तरफ ईरान और तुर्किया, आप क्या समझते हैं कि एक जो नए ब्लॉक की बातें हो रही थी, क्या पाकिस्तान इसको लीड करेगा? एब्सोल्युटली, बहुत उम्दा सवाल है आपका इमरान भाई। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है और बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि स्ट्रेंथ हमारे पास आई है, वो हमारी यूएस के साथ रिलेशनशिप है। जिस तरह का ट्रस्ट और एक तरह से कंफर्ट लेवल आपने देखा जब जेडी वैंस वहाँ आए हुए थे स्विट्जरलैंड में, तो उन्होंने कहा कि वो तकरीबन पिछले 3 माह में उन्होंने जो जितनी गुफ्तगू हमारे फील्ड मार्शल से उनकी हुई है किसी से भी नहीं हुई, और उन्होंने ये कहा कि उनकी जिंदगी में अहम तरीन लोगों में से एक जो है वो फील्ड मार्शल हैं। ये पहले कब हुआ है? कभी भी नहीं हुआ। पाकिस्तान और यूएस की रिलेशनशिप के अंदर उतार चढ़ाव ही रहा है हमेशा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल नहीं रही, ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन रही है। इसके साथ साथ चाइना के साथ हमारी बहुत देरीना ताल्लुकात हैं, गल्फ ममालिक के साथ, तुर्की के साथ, ईरान हमारा पड़ोस में है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी के मैदान में अपनी स्ट्रैटेजी को रीअलाइन किया है, ये मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान न सिर्फ मुस्लिम दुनिया की एक अहम तरीन मुल्क के तौर पर सामने आया, बल्कि दुनिया के आलमी स्टेज के ऊपर। बिल्कुल जावेद साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एतमाद बहाल हुआ है, जिस तरह से अमेरिका या पाकिस्तान के ताल्लुकात में, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एतमाद की फ़ज़ा कायम हुई है। अमेरिका की जानिब से भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की गई एज अ सालिस, और हमने देखा कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी जब पाकिस्तान आए, उन्होंने भी पाकिस्तान की काफ़ी तारीफ़ की कि खित्ते के अंदर जो अमन है वो पाकिस्तान की वजह से आया। तो अब आप क्या समझते हैं, अमेरिका की जानिब से जो रिलीज़ किए गए हैं ईरानी अमले के कुछ लोग, उनको पाकिस्तान भेजा गया है, ये कितनी बड़ी कामयाबी आप समझते हैं पाकिस्तान के किरदार की, कि पाकिस्तान ने ये मुमकिन बनाई डील और अब जो है इस पर अमल दरामद हो रहा है? एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों अतराफ से, बल्कि मैं कहूंगा दुनिया के हर कैपिटल से, इवन अगर आप चाइना को देखें, आप गल्फ ममालिक को देखें, तुर्की को देखें, यूरोप को देखें, यूरोपियन यूनियन में देख लें आप, वहां से पाकिस्तान के बारे में जो अप्रिसिएशन के अल्फाज आते हैं, और न सिर्फ अल्फाज बल्कि उन्होंने बड़े ही स्ट्रॉन्ग अंदाज में उन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स पे बात भी की है। देखिए, हमारी मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस को भी हमने इंप्रूव करना है, और आप ये जानती हैं, इमरान भाई भी जानते हैं, कि जब तक आपकी परसेप्शन नहीं बदलती, अनफॉर्चुनेटली माजी में हमारे जो डिट्रैक्टर्स हैं बलखुसूस हिंदुस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली गलत अंदाज में रॉन्गली लिंक किया टेररिज्म के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, जिससे दुनिया में एक परसेप्शन जो थी हमारी, वो अनफॉर्चुनेटली गलत तौर पर पेश की गई। अब हमने देखा, अपने कॉन्डक्ट से ये साबित कर दिया हमारी लीडरशिप ने, फील्ड मार्शल साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने, कि पाकिस्तान जो है वो तो अमन का एक सफीर है, और पाकिस्तान खित्ते में, दुनिया में अमन की काविशों के अंदर आपके साथ खड़ा होना चाहता है। और इस हवाले से आपने देखा कि जब ये चीजें आपकी क्लैरिफाई हो जाती हैं, आपकी परसेप्शन इंप्रूव होती है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट फिर आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस पे होता है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस को भी हमको एड्रेस करना है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अमेरिका है, यूरोप है, इस तरह की जो बड़ी ताकतें हैं, उनके साथ हमारे मुस्बत रिलेशनशिप्स हों, उनको हम भी ट्रांसलेट करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। बिल्कुल, पाकिस्तान ने यह साबित किया कि पाकिस्तान अमन का सफीर है। बहुत का जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे मामले पर हमें बता रहे थे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे ईरान से तेल और गैस खरीदने से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितनी गिर जाएंगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से पाकिस्तान का दौरा किया गया, और इन दौरों के दरमियान ये कहा जा रहा है कि शायद बहुत सारे ऐसे मंसूबे जो कि इल्तवा का शिकार थे, वो मंसूबे जो हैं वो दोबारा से शुरू किए जा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान को तेल और गैस सस्ता मिल सकता है। इस सारे मामले पर बात करते हैं डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान का दौरा, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मंसूबे जो कि इल्तवा का शिकार थे, जैसे कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ईरानी ऑयल की कानूनी इंपोर्ट समेत कई और मंसूबे बहाल होने जा रहे हैं, तो क्या अगर ये मंसूबे बहाल हो जाते हैं तो पाकिस्तान को तेल और गैस सस्ता मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो एक तो ये है कि हमें एक ओवरऑल तनाजुल में ये देखना चाहिए कि जो मिडल ईस्ट में हमने रोल प्ले किया है, मिडल ईस्ट और यूएस के तस्फिये का, उससे फिर हम इसको मोनेटाइज यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये बोथ ईरान के साथ भी है और अगेन अमेरिका के साथ भी है। अगर हम ईरान के साथ देखें तो अभी ऑलरेडी हम मतलब मेरा ख्याल है $1 बिलियन के करीब पेट्रोल इंपोर्ट, डीजल इंपोर्ट होता है मुल्क में, जो कि एक इनफॉर्मल चैनल से आता है। आप उसको अगर फॉर्मलाइज करेंगे तो इसमें एक टैक्सेस का भी बेनिफिट होगा और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ सकती है। आप वहाँ से क्रूड भी मंगवा सकते हैं, शायद हमारी रिफाइनरीज, अगर वो फाइन क्रूड है तो हमारी रिफाइनरीज इस काबिल हों कि उसको
प्रोसेस भी कर सकती हैं। फिर आप अगर ईरान पाइपलाइन की बात करें, मेरा उस पर पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये रहा है कि पाकिस्तान ने अभी अपने 780 किलोमीटर बनाने हैं, उस पर एक 3 से 5 अरब डॉलर का खर्चा होना है, बट एक लीगल, फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल फिजा जरूर बन गई है कि एक सैंक्शंस जो रिलीज होती हैं ईरान पे, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड इन दैट रिस्पेक्ट ऑल्सो। जेनेरिकली ऑल्सो आप ईरान के साथ अपने टेक्सटाइल, वेजिटेबल्स, अपने फ्रूट, ये आप भेजने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। 2 अरब डॉलर की ओवरऑल ट्रेड है ना इस वक्त ईरान के साथ, तो इसको अगर बढ़ाना है आपने तो इस पे जरूर काम किया जा सकता है। फिर कार कंट्रीज यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ अगर पाकिस्तान की ट्रेड का एक पास थ्रू बनना है और वो अफगानिस्तान से ट्रबलसम है, तो आपको ईरान से जरूर मिल सकता है। ये एक ओवरऑल तनाजुल है। पाकिस्तान को हर सूरत में, मैं फिर वही हमेशा कहता हूँ कि अपने जो पोजीशंस हैं उसको ठीक करना है। हम उनसे बहुत कुछ मंगवा भी सकते हैं, ये भी याद रखिए, पेट्रोकेमिकल्स हैं, हमने एनर्जी की बात की। डॉक्टर साहब, 2-3 चीज़ें आपकी गुफ्तगू से जो सवाल फौरी तौर पे ज़हन में आते हैं। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि जो तिजारत है, ट्रांजिट है, ये सारी चीज़ें जब होंगी तो नए मौके तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो सरहदी इलाके में स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाने की बात हो रही है और दो तरफा तिजारत को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, तो क्या दोनों ममालिक ये हदफ पूरा कर पाएंगे? ये एक एम्बिशियस टारगेट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। $2 बिलियन की ट्रेड है इस वक्त फॉर्मल उनके साथ, ठीक। ये फार बिलो है पोटेंशियल से, बिकॉज सैंक्शंस हैं, बैंकिंग चैनल्स नहीं हैं, बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप इन 3 चीज़ों को ही देख लें, ये जो बॉर्डर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ये प्रमोट कर सकते हैं ज़रूर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स हब, वैल्यू एडेड, पर अब हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, चूंकि हमने IMF से मुआहदा किया हुआ है कि हम उनमें कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दे सकते। सो अगर हम उस सेंस में सोच रहे हैं तो नहीं, पर मॉडर्न कस्टम्स, ट्रांसपोर्ट लिंक्स, रिलायबल पेमेंट के मैकेनिज्म्स, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, बलूचिस्तान में ओवरऑल एक जिसे कहते हैं बेहतरी, ये जरूर हब बन सकता है इनटू ट्रेडिंग। 10 अरब डॉलर तो खैर आई थिंक इज एन एम्बिशियस टारगेट, मे बी मीडियम टर्म। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो हालिया कशीदगी में जिस तरह से पाकिस्तान ने कराची पोर्ट हो, ग्वादर हो, पोर्ट कासिम हो, उस तक ईरान को रसाई दी और उसके अलावा तफ्तान तक ज़मीनी भी 6 रास्ते खोले गए, तो अब जिस बात की आप बात कर रहे हैं, तो क्या अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ट्रेड और सप्लाई के जो रूट्स मैसर हुए हैं, आप समझते हैं कि ईरान पर पाबंदी के बाद पाकिस्तान जो है सिर्फ ईरान के लिए नहीं, इस पूरे खित्ते के लिए अहम ट्रेड और लॉजिस्टिक गेटवे बन सकता है? क्यों नहीं, देखिए ना, ऑल्टरनेटिव ट्रेड एंड सप्लाई रूट्स जो हैं, जिसमें गवादर है, कराची है, पोर्ट कासिम है, along with land crossings ताफ्तान की, provide an alternative जिसे कहते हैं ट्रेड एंड सप्लाई रूट्स फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड जो एसेंशियल आइटम्स हैं। इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। इसमें ऑयल है, फूड है, इंडस्ट्रियल इनपुट्स है और कमर्शियल गुड्स हैं। सो ये बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि गवादर और चाबहार है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पोर्ट्स बनने चाहिए। इन सब को बनाने के लिए आपका लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क, आपकी कस्टम्स क्लियरेंस, आपकी पोर्ट शिपिंग हैंडलिंग, आपकी जिसे कहते हैं एक्सपोर्टेबल सरप्लस, कि आपने क्या बेचना है, क्या वो बेचने के काबिल हैं आप, अगर आपने उनसे एनर्जी खरीदनी है क्या वो यूज करने के काबिल हैं, वो किस रेट्स पे होती है, ये सब का आई एम श्योर कि अथॉरिटीज बड़ी स्मार्ट हैं, वो एक पर्चा जरूर लिख रही होंगी कि इसको आगे लेकर कैसे। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 चीज़ें मजीद जिसमें मैं आपसे राय चाहूँगा। एक तो ये कि एनर्जी की आपने बात की, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब कहते हैं कि हुकूमत बड़ी संजीदगी के साथ गौर कर रही है, सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और पेट्रोल जो है वो मज़ीद सस्ता होने पे गौर हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इसमें ईरानी पेट्रोल भी शामिल हो जाए, और जिस तरह से पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज हैं, जैसे आपने खुद जिक्र किया, उनके पास डीजल जो है उसको तो रिफाइन करने की कैपेबिलिटीज़ भी मौजूद हैं, तो क्या एक सिग्निफिकेंट चेंज इसमें आ सकती है? मज़ीद सस्ता हो सकता है पेट्रोल या डीजल? देखिए, लेट्स होप कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है उसका जो जिसे कहते हैं डायरेक्शन है वो नीचे ही रहे। अभी डायरेक्शनली नीचे ही है, पर हमने 1-2.5 रुपए कार्बन लेवी भी बढ़ानी है अगले साल में, और हमें कुछ
जिसे कहते हैं पेट्रोलियम लेवी को भी बढ़ाना पड़ेगा टू मीट द टारगेट्स, बिकॉज हुकूमत ने 200 अरब शायद जायद टारगेट पेट्रोलियम लेवी का रखा है। पर चूंकि इंटरनेशनल प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि ये जो तेल खरीदा हुआ है शायद अभी भी 90 या $95 का खरीदा हुआ है शायद अथॉरिटीज ने। अब कीमत डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, तो जैसे जैसे डाउनवर्ड ट्रेंड बनेगा तो जरूर ऐसा हो सकता है कि हम इसको नीचे मंगा सकें। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ईरान से बिल्कुल कीमतें फिर तो नीचे आ सकती हैं। जी बात मुकम्मल करें सर। ईरान से क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, आयरन ओर एंड मिनरल्स हैं, एलपीजी है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, डेट्स हैं, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी है उनके पास। अब ये सारी ट्रेड बनाना और पाकिस्तान और जो ईरान के बेनिफिट में लेकर चलना, एनर्जी, बॉर्डर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स विदाउट दी स्पेशल इंसेंटिव्स, एग्रो एंड फ्रूट प्रोसेसिंग लगाना, ये सब काम जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक अपने घर का स्ट्रक्चर नहीं ना ठीक होगा, तो ये इससे ओपनिंग जरूर क्रिएट हो गई है, बट दैट ओपनिंग हैज टू बी नाउ, जिसे कहते हैं ना, चेंज्ड इनटू एक्टिव इकोनॉमिक मोनेटाइजेशन, दैट्स समथिंग टोटली डिफरेंट। कुछ ऐसे बुनियादी काम है जो होने चाहिए। डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से जो दरामदी गाड़ियों पर आयद कस्टम ड्यूटी में नुमाया कमी किए जाने के बाद मुख्तलिफ गाड़ियों की कीमतों में कहा जा रहा है कि कमी आ रही है, और क्या समझते हैं कि अब कार खरीदना क्या कि आम इंसान के लिए या आम शख्स के लिए अब आसान हो सकेगा? एक तो बात यह है कि हमने थोड़ी सी मार्केट को ओपन किया है, तो आपने ये भी देखा है कि बहुत सी नए ब्रांड्स जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए हैं। एक तो कंपटीशन से मैं ऑलरेडी देख रहा था, एक गाड़ी वाले कह रहे थे कि हमने 10 लाख कीमत भी कम की है और आप अगले 3 साल की किस्तों में गाड़ी खरीद लें। दैट्स वन थिंग। जहाँ तक ड्यूटी स्ट्रक्चर्स का ताल्लुक है, ये जो ड्यूटी स्ट्रक्चर्स थे जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी थी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी थी, रेगुलेटरी ड्यूटी थी, ये सब जो ड्यूटीज हैं, ये जो टैरिफ स्ट्रैटेजी है, जो उसका नेशनल टैरिफ रिफॉर्म जो हो रहा है, जिसको आज से कई सालों पहले होना चाहिए था, इससे कंज्यूमर को एक चॉइस भी ज्यादा मिलेगी और ऑफ कोर्स एट चीपर प्राइस मिलेगी। पर मैं फिर गुजारिश करता हूं कि समटाइम्स ये जो डेवलपिंग ममालिक है ना मैडम, दे डोंट गेट देयर पॉलिसीज राइट। क्या हमें सस्ती गाड़ियां बेचनी है या हमें स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस, ट्रैम्स, रेलवेज, ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड ये बनाना है? मेरा जवाब ये है कि सस्ती गाड़ियां तो पाकिस्तान का बिल्कुल हल ही नहीं है, क्योंकि ये या तो तेल पे चलेंगी या ये इंपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी पे, एनर्जी पे चलेंगी, बिकॉज उसकी इनपुट। सो वेयर इज आवर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी विच प्रोड्यूसेस के लार्ज सिटीज में हम मोबिलिटी को कैसे ठीक करेंगे? ये फर्क है एक बहुत हाई क्वालिटी पॉलिसी की, जिसकी मैं आपके सामने एक मिसाल रख रहा हूँ, और इस सोच की कि पाकिस्तान में गाड़ियां सस्ती हो जाए, हर कोई गाड़ी खरीदे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हर कोई गाड़ी खरीदे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं, इसमें मुझे कमेंट जरूर, मैं ये चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट की नोडल कनेक्टिविटी ऐसी हो कि मेरे जैसे लोग भी कोशिश करें। और मैं कई दफा, मैं बाहर, मेरे पास गाड़ी है, मैं बाहर अभी 4 साल रह के, मेरे पास गाड़ी है, मैं कोशिश करता हूं कि यार ऐसी जगह रहूं जहां पे ट्रेन, सबवे, बसेस का ऐसा नेटवर्क हो कि मुझे ऑफिस जाने के लिए वही इस्तेमाल करनी पड़ी। आई कैन अफोर्ड अ कार, आई कैन बाय अ कार, आई कैन पार्क अ कार, आई कैन डू ऑल दोज थिंग्स, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। जब मैं ये नहीं करता तो एक बस अगर 70 लोग कैरी करती है तो वो 70 गाड़ियों के बराबर है। लेट्स ट्राई एंड गेट दिस राइट एंड टेल अथॉरिटीज कि हमें ये नहीं चाहिए। स्टेट ऑफ आर्ट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो किसी भी जो है ना तरक्की याफ्ता या महज़ब मुल्क में देख लें, ये चीज़ें तो बुनियादी हक तस्वर की जाती है। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने तुर्किया के साथ तवानाई के शोबे में जो 3 MOU साइन किए हैं, और वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लिगारी जो हैं वो कह रहे हैं कि ये तीनों मुआहदे जो हैं ये बड़ा मुंह बोलता सबूत हैं। आप क्या कहेंगे कि ये मुआहदे जो हैं इससे क्या फ़ायदा होगा, या तोड़ भी चढ़ेंगे या सिर्फ MOU ही रहेंगे? So Turkey can contribute in technology, investment and expertise in renewable energy and power infrastructure. चले मान लेते हैं ये बात थोड़ी देर के लिए। 1990 से लेके आज 2026 में खड़ा हूँ। पहले तो एनर्जी पॉलिसी को ठीक करना, एनर्जी के आर्किटेक्चर को ठीक करना, मतलब एक मिनिस्ट्री बनाना, एक रेगुलेटर बनाना, प्राइवेटाइजेशन करना, और चौथी बात ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को ठीक करना। ये 4 काम आपने कर लिए हैं, किसी ने आके नहीं करने मेरे दोस्त। और ये अच्छी बात है कि ये MOU हैं। मैं याद है, मैं नया गवर्नमेंट में आया था तो FODP के साथ हमने, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के साथ $5 अरब के MOU साइन किए थे।
someone has to go and see कि उस 5 अरब में से इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी. आई रियली होप कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होगी, थोड़ी सी जो हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी उसमें हमें मदद मिलेगी. एट दी एजेस ये बातें दुरुस्त हैं. पाकिस्तान का एनर्जी आर्किटेक्चर तब्दील होने वाला है. जब तक उसकी तंजीमें नौ नहीं करेंगे, 2 साल बाद भी मुझे अगर आप करेंगे इंटरव्यू तो मैं यही कहूँगा, एक एनर्जी चाहिए, प्रोफेशनल एनर्जी सिनर्जी क्रिएट करती हुई मिनिस्ट्री, ताकि हम ये ना सोचें कि एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, गैस इनको हम प्लान कर रहे हैं. हम प्लान करेंगे पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर. दैट्स समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट टू थिंक अबाउट. बट अच्छी बात है कि हम दूसरे ममालिक से जिसे कहेंगे एक सेंस में एंगेज कर रहे हैं. आई रियली होप कि समथिंग पॉजिटिव विल कम आउट ऑफ दैट. बिल्कुल, कुछ मुआहदों से या कुछ एमओयू से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का एनर्जी जो आर्किटेक्ट है वो बेहतर होगा. बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें सारे मामले पर बता रहे थे. नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त. कल फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.